मीमांसा संस्कृत क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा की श्रृंखला में व्यंजन संधि लेकर आए हैं और अभी हम व्यंजन संधि करेंगे। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? आप सबको पता होगा, हल संधि। व्यंजन संधि को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाते हैं? हल संधि। और स्वर संधि को जाना जाता है अच संधि से। स्वर संधि, स्वर संधि, इसका दूसरा नाम क्या है? अच संधि। और व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसको अच क्यों कहते हैं और इसको हल क्यों कहते हैं, ये बात मुझे समझाने के लिए थोड़ा संस्कृत के सागर में डुबकी लगानी पड़ेगी, तो आप उसको देखोगे एक बार। हुआ क्या था कि भगवान पाणिनि ने तपस्या की थी, तो भगवान शंकर ने डमरू बजाया था, तो उससे 14 सूत्र निकले थे, वहाँ से संस्कृत भाषा आई थी, ठीक ना। वो 14 सूत्र क्या थे? वो ये थे: अ ई उन रील रिक ए ओंग आई औच हयवरट लण यमगणनम झ भय घट धस जब गड दस ख फ छ ठ त चट त कपय ससर और हल। ध्यान से देखिएगा, जैसे आप इंग्लिश में हिंदी में शॉर्ट फॉर्म बनाते हो, लाघव चिन्ह लगा के शॉर्ट फॉर्म, जैसे MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस संस्कृत से ही लिया गया। संस्कृत में ये बनाए जाते हैं कैसे? जैसे अ से लेकर च तक मैंने मिला दिया तो ये बन गया अच। इसकी एक शर्त है कि इसमें जो हलंत है ये काउंट नहीं करने आपने, ए ओंग आई औच, हलंत को काउंट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सारे स्वर व्यंजन यहीं से आ जाएंगे। तो अ से लेकर च तक मिला दिया अच, और ऐसे करके ह से लेकर ल तक मिला दिया तो बन गया हल। तो अ से लेकर च तक सारे के सारे स्वर हैं, अ ई उ री री। आपको री भी स्वर है, संस्कृत में स्वर है ये, ए ओ ऐ औ स्वर है, ये 9 है। आपको जी स्वर तो 11 होते हैं। देखो बता देता हूँ, जो इनका दीर्घ रूप है, इनका दीर्घ रूप, अ का दीर्घ रूप आ, ई, उ और दीर्घ री, तो 9 ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 4 13। संस्कृत में 13 स्वर है। आपको जो हिंदी में 11 है, बिल्कुल है। एक तो हिंदी में ये निकल गया, एक दीर्घ री ये निकल गया। हिंदी में 2 नहीं हैं, तो हिंदी में 11 रह गए। तो अ से लेकर च तक सारे स्वर हैं, इसलिए अच का नाम है स्वर। स्वर संधि को इसलिए कहते हैं अच संधि। अब ह से लेकर ल तक सारे व्यंजन हैं। ह य व रट लन गिन के देख लो, आपके 33 व्यंजन निकलेंगे। जब आप गिनने लगोगे तो 34 निकलेंगे। ह 2 बार आया है, ह ये किसी कारण से 2 बार आया है, अदरवाइज ये आपके 33 है। तो 33 व्यंजन है ये ह से लेकर ल तक, इसलिए हल, हल का मतलब व्यंजन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हल संधि, व्यंजन संधि। अब लगे हाथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे ये कहीं पर है ये महत, आप ये कहोगे जी ये हलंत है, ये हलंत नहीं है, ये शब्द हलंत है। समझा देता हूँ, हल है अंत में जिसके, वो क्या कहलाएगा? हलंत। हल है अंत में जिसके, वो क्या कहलाएगा? हलंत। जैसे हल, हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन है अंत में जिसके, जैसे महत, महत का त, तो इस महत शब्द में, इस महत शब्द में अंत में हल है। देखो ये त रहा हल। आपको कहोगे जी मोहन, मैंने पूछा आपसे मोहन, क्या ये शब्द भी हलंत है? आप कहोगे जी नहीं, ये तो अजंत है, इसके अंत में अच है। कैसे? न में अ है, तो इसके अंत में अच है इसलिए अजंत है, इसके अंत में हल है इसलिए हलंत है। तो ये हलंत का चिन्ह है।
आप ये क्या कहते हैं, ये हलंत है, ये हलंत नहीं है, ये शब्द हलंत है, महत शब्द हलंत है। इसका मतलब हुआ महत शब्द ऐसा जिसके अंत में व्यंजन है, मोहन शब्द अजंत है, उसके अंत में अच है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, और ये बहुत बड़ी भ्रांति है हिंदी विषय में। तो संधियों को कराने से पहले मैं बहुत बढ़िया तरीके से इसकी तसल्ली कर देना चाहता हूँ। ये लीजिए साफ कर रहा हूँ। तो मुझे दो नाम बताने के लिए कि स्वर संधि को अच क्यों कहते हैं, व्यंजन संधि को हल क्यों कहते हैं, ये इतना डीप जाना पड़ा और आपको थोड़ा कष्ट देना पड़ा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। अब आ जाओ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में समझने से पहले आपको दो चीज़ बहुत ज़रूरी जानना है। कैसे? एक तो सघोष किसे कहते हैं और एक अघोष किसे कहते हैं। दोनों चीज़ों का अच्छी तरीके से इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो कट कट करके देख रहे हो, थोड़ा बहुत देख रहे हो, आगे पीछे देख रहे हो, तो आप अपने आप से बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। हिंदी की ऐसी चीज़ें आपको सब जगह नहीं मिलेंगी, भ्रांतियाँ पैदा कर देंगी। इसलिए बेहतर है एक सधे सब सधे, एक यहीं पर टाइम लगा लो, अच्छे से टाइम लगा लो, ठीक है। सघोष क्या होता है? हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ये कैसे कह रहा हूँ मैं? जैसे ये है क ख ग घ अंग, ऐसे च छ ज झ य, ऐसे ये हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनको कहता हूँ मैं कचट। तब हर एक वर्ग का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, यानी कि इस साइड के ये जो होंगे, इस साइड के सारे सघोष होते हैं, और हर एक वर्ग का पहला और दूसरा ये होते हैं अघोष। तो आपको एक चीज़ का पता चल गया कि अघोष सघोष क्या होते हैं। प्लस जो तीनों श और श, ठीक ना, तालव्य, दंत्य और मूर्धन्य, तीनों प्रकार के श अघोष होते हैं। और ह इधर आ जाता, ह, य, र, ल और व प्लस सारे स्वर, ठीक ना। देखा जाए तो ये 31 व्यंजन होते हैं, 31 वर्ण होते हैं, और ये 13 होते हैं। तो हर एक वर्ग का 2, 5 वर्ग है 10 और 3 13, और ये 31 होते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे करके आपको अघोष और सघोष का नॉलेज होना चाहिए। क्या समझने से पहले? व्यंजन संधि समझने से पहले, ठीक है जी। चलो ये आपको नॉलेज हो गया होगा, और नहीं हुआ तो इस चीज़ को अच्छे से करें, क्योंकि पूरी व्यंजन संधि इन्हीं पर निर्भर करती है। अब देखेंगे व्यंजन संधि में क्या होता, व्यंजन जमा अन्य वर्ण, ये सीक्वेंस होता है इसके अंदर। आपको कि जी व्यंजन संधि में दो व्यंजनों का मेल नहीं होता क्या? नहीं होता, जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है दोनों तरफ व्यंजन हो, पर जरूरी नहीं है, ठीक ना। हाँ, ये कंपलसरी है कि जो पूर्व पद का अंत में या हलंत मिलेगा, हलंत पक्का। अगर इस साइड हलंत नहीं है तो व्यंजन संधि हो ही नहीं सकती। आपको जी ऐसे कैसे? देखो, जैसे कहीं पर देव है, अगर इसमें हलंत नहीं है तो इसका मतलब इसके व के अंत में अ है, और यदि इसके अंत में अ है तो फिर ये स्वर संधि में बनेगी। संधि का ये नियम है, जो भी संधि है उसके इस साइड यहाँ पर, यानी कि पूर्व पद के अंत में वही व्यंजन मिलेगा। अगर स्वर संधि है तो पक्का अंत में स्वर मिलेगा पूर्व पद के, व्यंजन है तो पक्का व्यंजन मिलेगा, विसर्ग है तो पक्का विसर्ग मिलेगी। ये बात ध्यान रखने की, ठीक है। तो जब तक यहाँ हलंत नहीं होगा आप व्यंजन संधि ले नहीं सकते। मैं बड़ी बड़ी परिभाषाओं में नहीं उलझाना चाहता आपको, सीधी सी बात है। व्यंजन जमा अन्य, वो स्वर भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। केवल स्वर संधि ऐसी है, केवल स्वर संधि ऐसी है जो इस साइड में स्वर मांगती है, वो तो दोनों ही तरफ स्वर मांगती है। तो उत्तर पद की बात करें तो इस साइड भी स्वर मांगते हैं। व्यंजन और विसर्ग संधि में उत्तर पद में जो मर्जी वर्ण हो चलेगा। हाँ, पूर्व पद में व्यंजन संधि होगी तो व्यंजन चलेगा, विसर्ग संधि होगी तो विसर्ग चलेगा, ठीक है जी। संधियों के बारे में और भी बहुत क्वेश्चन है, आप इतना मत सोचना कि संधियाँ आ गई, हाँ हो गया। एक बार आपके एस्टेट में इस प्रकार का प्रश्न आया था और सभी को देख के उसको चक्कर आने लगे थे, ठीक है ना। उन्होंने पूछा कि वह संधि स्वर संधि में कौन सी है जो दोनों पदों को प्रभावित करती है, दोनों वर्णों को, इस साइड का पूर्व पद, इस साइड का। देखो यण संधि है, यण में क्या था, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। इति जमा
आदि। यहाँ पर ई के स्थान पर यह हो गया, आ का तो कुछ भी नहीं हुआ, आ तो उसमें सिंपल मिल गया। तो यण संधि ऐसी है, ये दोनों वर्णों को प्रभावित नहीं करती। फिर अयादि संधि, अयादि संधि में एक स्थान पर क्या हो जाता है, अय हो जाता है, बस ने जमा अनम या अन, तो क्या बन गया, नयन। तो इस साइड का आ तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका फर्क पड़ा ही नहीं। तो ये दो संधियाँ ऐसी हैं जो जिनके दोनों वर्णों में फर्क नहीं पड़ता, केवल पूर्व वर्ण में फर्क पड़ता है। जबकि बाकी संधियाँ जैसे दीर्घ संधि है, तो दीर्घ में अ जमा अ दोनों को प्रभावित करेगी, दोनों के स्थान पर आ आएगा। ऐसे गुण संधि में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, अ जमा ई दोनों के स्थान पर ए आएगा। ऐसे वृद्धि संधि में अ जमा ए दोनों के स्थान पर आई आएगा। तो ये तीन संधियाँ ऐसी है जो दोनों वर्णों को प्रभावित करती है। अब जिन्होंने उल्टा सीधा रट रखा था, बस ये पता जी ये संधि है, ये इसका संधिच्छेद है, गए काम से। नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। आपको इस कॉलेज में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप अच्छी तरीके से चाहते हो, अगर आप सोचते हो घर बैठे ही काम चल जाए तो नहीं चलेगा। चलिए आगे चलते व्यंजन संधि देखते हैं। सबसे पहले हम सघोष संधि पढ़ेंगे। सघोष, लो जी, आप कहोगे जी क्या होता है सघोष संधि में, बता देता हूँ। सघोष संधि में किसी भी वर्ग के पहले वर्ण को तीसरे में बदल दिया जाता है। पहला वर्ण, ये जो अघोष है, ये सघोष बन जाता है, क्योंकि तीसरा वर्ण सघोष होता ना। पहला वर्ण तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है, ये सघोष संधि। ऐसे ही अघोष क्या होती है, अघोष इसका उल्टा है, इसमें तीसरा वर्ण पहले में कन्वर्ट हो जाता है। एक एक उदाहरण देते तो फिर उदाहरणों की भरमार है। जैसे वाक जमा में ईस, तो पहला वर्ण तीसरे में बदल गया, वागीस, ठीक है। इसी साइड की तो शर्त है, हलन तो होना चाहिए, आगे तो जो मर्जी पढ़ाओ, ठीक ना। तो ये पहला तीसरे में बदल गया, इसलिए सघोष संधि। इसका जैसे शरद जमा में काल, तीसरा पहले में बदल गया क्योंकि आगे अघोष है, शरद काल, ठीक है जी। अघोष संधि में तीसरा पहले में बदलता है, सघोष में ये पहले में, ठीक है ना। अब व्यंजन संधि की एक नेचर है कि जिसमें कन्वर्ट होगा इसका मतलब उसके आगे वही पड़ा है। यानी कि व्यंजन संधि थाली का व्यंजन है, ठीक ना। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जो कुछ आगे पड़ा है उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। नियम बना देता हूँ, पहला तीसरे में कन्वर्ट होगा, पहला सघोष में कन्वर्ट होगा। कब, जब इस साइड सघोष पड़ा होगा। तीसरा पहले में कन्वर्ट होगा, जिसमें कन्वर्ट होगा वही आगे होगा, प्लस अघोष होगा। कुछ समझे, व्यंजन संधि उसी में कन्वर्टर हो जाती है जो कुछ आगे पड़ा है। ये आप फैक्ट आप पूरी संधि में देखोगे। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे सघोष पढ़ते हैं, चलो पहले लो जी सघोष संधि पढ़ते हैं। सघोष, सघोष में क्या था, अगर आपको कम दिख रहा तो जूम करके अपने क्वालिटी इंप्रूव कर लिया करो। क्वालिटी इंप्रूव करने से बहुत साफ वीडियो नज़र आएगा। मेरा वीडियो कितना भी अच्छा बना है, अगर आपकी क्वालिटी डाउन है तो अच्छा नहीं चलेगा। फिर पूरे उस पर ला के उसको जूम कर लिया करो, पूरे स्क्रीन पे दिखना चाहिए। सघोष में क्या होता है, हर एक वर्ग का पहला तीसरे में कन्वर्जन हो जाता है, प्लस क्या होगा उसका सघोष होगा, क्योंकि पहला अघोष सघोष में कन्वर्ट हो, जिस जो कुछ आगे पड़ा है, आगे सघोष है तो ये सघोष में ही कन्वर्ट हो रहा है। बस ये नियम याद रखो, आगे सघोष है तो सघोष, आगे अघोष होगा तो अघोष में, ठीक है। चलो जैसे क किस में बदल जाएगा, ग में, च किस में बदल जाएगा, ज में, ट किस में बदल जाएगा, ड में, त किस में बदल जाएगा, द में, और प किस में बदल जाएगा, ब में। हर एक वर्ग का पहला तीसरे में बदल जाएगा। कब, जब इसके योग में कोई भी सघोष व्यंजन पड़ा,
कुछ भी पढ़ा हो, इस साइड कोई किसी वर्ग का तीसरा पढ़ा हो, चौथा पढ़ा हो, पांचवा पढ़ा हो, ह पढ़ा हो, य र ल व में से कुछ पढ़ा हो, या आपका कोई स्वर पढ़ा हो, स्वर सारे कुछ भी अगर इस साइड ये है तो पहला, आप ज़्यादा रटिए मत, इसमें पजल मत होइए। अघोष सघोष में कन्वर्ट होगा कब, जब परे सघोष होगा, जो कुछ परे होगा उसमें बदलेगा, ठीक है। जैसे हम क के उदाहरण देखते हैं, जो क ग में बदला है, ठीक ना। जैसे वाघ जमा में दत्ता, अब आगे सघोष पड़ा है तो इसको सघोष में कन्वर्ट कर दो, क्या बन जाएगा, वाघ दत्ता, ठीक ना। ऋग जमा में वेद, क्या बन जाएगा, ऋग वेद। प्राक जमा में ऐतिहासिक, क्या बन जाएगा, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ठीक ना। तो ऐसे करके एक मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा, मैं उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा लूँ या जितने ज़रूरी है उतने उदाहरण लेके समझाऊँ, उदाहरण फिर आप लोगों के पास होते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे ज़रूर बताना एक बार, ठीक है जी। अच्छा, आगे जैसे कहीं पर आ जाए, वाक का ले लेते हैं, वाक जमा में ईश्वर, तो क्या बन गया, वागीश्वर, ठीक है जी। मेरे ख्याल से ये संधि आपके समझ में आ गई, का को ग में बदलना। अब मुझे थोड़ा थोड़ा साफ करना पड़ेगा। अब अगला देख लेते हैं, जैसे च को ज में बदलना, च में कब बदलेगा, जैसे अच जमा में अंत, तो क्या बन गया, अजंत, ठीक है ना। तो च को ज में सीधी सी बात है, जब भी आपका परे सघोष मिल रहा है या इधर च मिल रहा है तो आप बड़े आराम से उसको बदलते रहिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि आपको जैसे उदाहरण उसके कम मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे नीच जमा में अंत, क्या बन गया, ऋणिजंत, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने च को ज में बदल लिया। ट को ड में, ट को आपने किस में बदलना है, ड में। जैसे सट जमा में आनन, क्या बन गया, सडानन, ठीक है जी। जैसे सट जमा में यंत्र, क्या बन गया, षड्यंत्र। सट जमा में रस, देखो भाई आप चाहो तो ऐसे षड्रस ऐसे लिख लो, ये भी तरीका है, षड्रस, और ये भी तरीका है, ठीक है जी। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। एक बहुत बड़ी उदाहरण बताता हूँ इसका, जैसे सट जमा में ऋतु, भाई ऋतु ऋस्वर पड़ा है, तो जैसे सट जमा में आनंद स्वर पर बना दिया तो इसका बनेगा स, ये ड और ये ऋतु, षड्ऋतु बनेगा, षड्ऋतु। अगर इसको इस उदाहरण को कोई पूछ लेता है और आपके ऑप्शन में ये दे दे षड्ऋतु, तो आप पक्का इस पे चले जाओगे, पक्का, ठीक ना। ये स्वर संधि और गुण संधि है। स्वर संधि में आपको नॉलेज होना चाहिए, इस साइड पूरा चाहिए, हलंत नहीं होता। जब हलंत है तो गुण संधि हो ही नहीं सकती, ठीक ना। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आप उन लॉजिकल बातें अभी नहीं करोगे आप, अभी तो आप सीखने के प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में हो, तो अभी उन तक सीखिए। जब आपका माइंड पूरा उसमें डेवलप हो जाएगा, बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाएगा, तब ये चीज़ें अपने आप माइंड में आने शुरू हो जाएगी। तो षड ऋतु ऐसा करोगे, ठीक ना। किसी से पूछ के भी देख लो कि सट जमा ऋतु की संधि बताना जी, ठीक ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या गलती हो सकती है। चलिए आगे आ जाओ। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, ठीक है ना, वो आप मैक्सिमम आप कर सकते हो, ठीक है। त को द बनना, त को द में कन्वर्ट करें। जैसे जगत जमा में अम्बा, क्या बन गया, जगदम्बा, ठीक है। ऐसे
जगत जमा में ईश क्या बन गया, जगदीश। ठीक है जी। ऐसे जैसे तत्काल उदकाल ले लेते हैं, जैसे उत जमा में गमन, उद्गमन। ठीक है जी। तो इस प्रकार से त के उदाहरण आप जितने मर्जी बना सकते हो। वृहत जमा आरण्यक, वृहदारण्यक, वृहत जमा में आरण्यक। ठीक ना। वैसे देखो ये उत नहीं होता, उद उपसर्ग होता, उद। चलो मैंने त बना के इसको समझाया, वैसे मूल रूप में उद होता, उद। ठीक ना। आप जो उपसर्ग पढ़ोगे ना उसमें उद उद है, उत नहीं है उसमें भी। वृहत जमा आरण्यक, वृहदारण्यक। ऐसे चित जमा में अणु क्या बन गया, चित अणु बन जाता है। इस प्रकार से जितने मर्जी आप उदाहरण ले लो। मैं इधर ले लूँ, जैसे जगत जमा में गुरु क्या बन गया, जगत गुरु। क्यों? क्योंकि आगे सघोष पड़ा है। सत जमा में गति क्या बन गया, सदगति। क्यों बन गया? क्योंकि आगे इसमें आपका सघोष पड़ा है। ऐसे करके जैसे भगवत जमा गीता, भगवत जमा गीता क्या बन गया, भगवद गीता। कोई आप मैं पूछूं भगवद गीता में कौन सा समास है, बता सकते हो? भगवद गीता तृतीया तत्पुरुष। भगवान की गीता नहीं होती, भगवान के द्वारा गाई गई। भगवता गीता संस्कृत में भी यही है, भगवान के द्वारा गाई। गीता तो गाई हुई, गीत होता गाया हुआ, गाया हुआ तो जो तो उसको गीत बोलते हैं। ठीक है ना। तो भगवान के द्वारा गाई हुई। तो इस प्रकार से आप जितने मर्जी उदाहरण ले लीजिए उतने आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। साक्षात जमा दर्शन, साक्षात दर्शन, साक्षात योग दर्शन। तो क्या बन गया, साक्षात दर्शन। क्योंकि आगे क्या पड़ा है, सघोष पड़ा है। तो ऐसे करके आप त के उदाहरण बना लीजिए। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प किस में बदल रहा है, ब में। जैसे सुप जमा में अंत क्या बन गया, सुबंत। देखो पह। ठीक ना। जैसे अप जमा में द, आगे सघोष पड़ा तो क्या बन गया, अब्द। क्या अर्थ होता अब्द का, अब्द का अर्थ होता अप होता पानी, जो पानी ददाती, संस्कृत का पानी को देता, अब्द। या जैसे आ जाए अप जमा में ज, क्या बनेगा, अब्ज। क्या अर्थ होता अब्ज का, जो अप होता पानी, पानी से जो ज पैदा होता है, जो पानी से पैदा होता अब्ज, यानी कि कमल, इसका बादल। और एक ही उदाहरण और ले लेता हूँ, इसका अप जमा धी, ताकि शब्द भी समझ में आ जाए आपको। क्या बन गया, अवधि। क्या अर्थ होता अवधि का, जो अप को धारण करता है, समुद्र। देखो जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, जितने भी जल, वारी, नीर, अप, पय, जितने भी, उनके साथ द लगा दो तो अर्थ निकलेगा बादल, ज लगा दो तो अर्थ निकलेगा पानी से पैदा होने वाला कमल, और धी लगा दो पानी धारण करने वाला समुद्र। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपको प के उदाहरण मिल रहे हैं। और भी आप काफ़ी सारे उदाहरण इसके देख सकते हो। जैसे तिप जमा अंत है, तिप। अब आपको हिंदी में ऐसे उदाहरण थोड़ा कम मिलते हैं। ठीक ना। तो बन गया तिबंत, तिबंत। ठीक ना। तिप संस्कृत का एक प्रत्यय को कहते हैं, तिप तस्जी धातुओं में लगता है। ठीक है जी। चलो तो ये आपको मेरे ख्याल से सघोष संधि अब बनाने है। इसका उल्टा अब अघोष है, अघोष भी पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। देखिए अब अघोष संधि पढ़ते हैं। देखिए अघोष में क्या होता है, जो संधि का नाम है वही परे मिलेगा, यानी कि तीसरा
पहले में कन्वर्ट हो जाता है जब इसके योग में अघोष हो। ठीक है, जिसमें कन्वर्जन हो रखा संधि का नाम वही है। जो कुछ कन्वर्जन के बाद आता है संधि वही कहलाती है। ठीक ना, जैसे देख लेते हैं, जैसे शरद, शरद जमा में काल, क्या बनेगा? शरद काल, क्योंकि आगे अघोष पड़ा। अगर ये शरद जमा में ऋतु होता तो जो का तो बन जाता, शरद ऋतु बन जाता, शरद ऋतु। ठीक ना, ऐसे ही आपद जमा में काल, क्या बनेगा? आपत्काल। ऐसे विपत, विपद जमा में काल। ठीक ना, ऐसे जैसे उद जमा में पन, क्या बन गया? उत्पन्न। उद जमा में पन या उद जमा में पत्ती, क्या बन गया? उत्पत्ति। भाई पत्ती प अघोष है परे, तो अघोष परे रहते आप सीधी सी बात है, उसको तुरंत नीचे उतार दोगे। ठीक ना, जैसे उद जमा में किरण, क्या बन गया? उत्कीर्ण। ठीक ना, तो जब भी आप तीसरा देखो और उसके आगे अघोष देखो तो आपने तुरंत उसको नीचे उतार देना है। जैसे तत् जमा में तद, तद जमा में पुरुष, तो क्या बन गया? तत्पुरुष। मृद शब्द होता मृद, मृद का अर्थ होता मिट्टी, मृद जमा में पात्र, तो क्या बनेगा? मृत पात्र। ठीक है जी, मिट्टी का बर्तन। या मृद जमा में टीका है तो क्या बनेगा? मृत्तिका। ऐसे, ठीक है ना, तो ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो ये आपकी अघोष संधि हो गई। इसके उदाहरण आपको कम ही मिलेंगे। ठीक ना, कम मिलने का कारण यह है कि जिनमें द आता है वो उद, तद, शरद, एक उपनिषद शब्द भी होता है। उपनिषद का उदाहरण भी ले लेता हूँ मैं, जैसे उपनिषद जमा में कथा, तो क्या बनेगा? उपनिषद कथा, क्योंकि आगे अघोष पड़ा है। ठीक है ना, अब चलो एक आपकी परीक्षा के लिए एक उदाहरण पूछता हूँ आपको, आप बताना मुझे। इसको साफ कर रहा हूँ मैं। देखो, जैसे वृहत है, वृहत जमा में कोश, और एक है वृहत जमा में हिंदी कोश। बताइए इनका संधि बन के क्या बनेगा? आसान तरीका है, कोश परे अघोष है तो ये अघोष ही रहेगा, यानी कि पहला तीसरा होता तो पहले में आ जाता, अब पहला तो पहले में ही रहेगा तो बनेगा वृहत कोश। अब आगे सघोष पड़ा है तो ये तीसरे में चला जाएगा तो बनेगा वृहद हिंदी कोश। ठीक है जी, एक संधि और ले लेता हूँ मैं, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा। ठीक है ना, आज हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी हिंदी की जो व्यंजन संधि हैं आज बड़े इत्मीनान से आप तक मैंने पहुंचानी है। ठीक है ना, क्योंकि जो हिंदी का ग्रुप है उसमें आज ये सारी पहुंचानी है, क्योंकि जो ये टीजीटी पीजीटी के डीएसएसबी के एग्ज़ाम आए हुए हैं उन स्टूडेंट्स को इसकी फुली तैयारी करनी है। ठीक है ना, तो आज हम उनको सारे के सारे वीडियो आज मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए एक और बताता हूँ मैं, लकारत्व संधि। लकारत्व संधि आपको जी कैसी संधि? आसान है, नाम नाम बड़ा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। कुछ नहीं करना, इस साइड में ता हो या द हो, अगर इसके योग में ल आ जाए तो ये दोनों ही ल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस जैसे तत् जमा में लीन, क्या बन गया? तल्लीन। उद जमा में लेख,
क्या बन गया? उल्लेख। ठीक है, या तत् जमा में लय क्या बन गया? तल्य। ठीक है जी। तो ऐसे करके एक संस्कृत का भी उदाहरण ले लेता हूँ ताकि जो मैं बताना चाहता हूँ वो बता पाऊँ। जैसे विद्वान जमा में लिखती। ठीक है जी। तो इसका जो बनाओगे आप, इसका बनेगा विद्वान। ये त था द न है, ठीक है ना। मैंने वैसे बताया त और द का, इसमें यही मिलेगा। हिंदी में आपको न का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। संस्कृत से उठाया इसलिए इसका तोर्ग है, तब भी न भी बदल जाएगा, पर वो ऐसे बदलेगा, ऐसे। ये न क्या है? अनुनासिक है, तो ये इसके स्थान पर जो ल आएगा वो भी अनुनासिक आएगा, और ये ऐसा लिखा जाएगा। आपको हमने आज तक जो आधा व्यंजन है कभी भी चंद्रबिंदु नहीं देखा। आधा व्यंजन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर व्याकरण के नियम के अकॉर्डिंग चलें तो य, व और ल, ये केवल 3 व्यंजन ऐसे हैं जो आधे होकर भी अनुनासिक हो जाते, चंद्रबिंदु ले लेते हैं ऊपर। अदरवाइज चंद्रबिंदु केवल और केवल स्वर के ऊपर लगता है। तो इस प्रकार से अभी हम ये व्यंजन संधि समझा रहे हैं, और धीरे धीरे करके हमने पूरी संधियों में आगे बढ़ना है। तो अभी ये इसका भाग 1 आ गया व्यंजन संधि का। अभी तुरंत थोड़ी देर बाद ही इसका भाग 2, भाग 3 सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। फिर एक वीडियो हम पूरी संधियों की रिवीजन के लिए डालेंगे, क्योंकि DSSB का PGT का बिल्कुल पास में है और वहाँ पर 20 नंबर की हिंदी आती है। तो हमने फुल्ली उसकी तैयारी, पूरी हिंदी उनके लिए 20 नंबर की तैयारी करनी है। और हम ये चैलेंज की तरह मान के चल रहे हैं कि हमने 20 में से 20 अंक ही दिलाने हैं, 19 नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।